21वीं सदी का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? गौर करिए तो जहन में बस एक सवाल याद आता है कि ये कोरोना वायरस कहाँ से आया? क्या वो जानवरों से इंसानों तक पहुंचा या उसे लैब में बनाया गया था? क्या उसे जानबूझकर लीक किया गया था या ये एक प्राकृतिक आपदा मात्र थी? भले ही दुनिया कोरोना महामारी को बहुत पीछे छोड़ चुकी है, मगर उसकी उत्पत्ति को लेकर पैदा हुई जिज्ञासा अपनी जगह पर अभी भी कायम है। दुनिया भर में कई एजेंसियां और लैब्स इस वायरस के असली सोर्स का पता लगाने में जुटे हुए हैं। जो कुछ भी नया पता चल रहा है वो नए सवाल पैदा करता है और हमें आशंकाओं से घेर देता है। मसलन 26 फरवरी को अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के हवाले से इसमें दावा किया गया कि लैब लीक वाली थ्योरी ज्यादा पुष्ट है। तो क्या है पूरा मामला, हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही जानेंगे इजरायली सेटलर्स फिलिस्तीनियों के घर क्यों जला रहे हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संसद में किसके ऊपर भड़क गए। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले कोरोना वाली रिपोर्ट की बात करेंगे। आज से तकरीबन 38 महीने पहले चीन के वुहान से एक कयामत की शुरुआत हुई थी, जिसने पहले चीन और फिर पूरी दुनिया को महीनों तक सन्नाटे में रखा। अब तक 68 लाख लोगों की जान ले चुका कोरोना वायरस किसी न किसी रूप में अभी भी जिंदा है। कहीं एक कम प्रभावी वायरस की शक्ल में, कहीं लॉकडाउन की वजह के तौर पर, कहीं किसी स्वास्थ्य समस्या के रूप में, तो कहीं अनंतकाल तक जीवित एक सवाल के आकार में। सवाल ये कि कोरोना वायरस आखिर आया कहां से? शुरुआती दौर में वायरस की उत्पत्ति को लेकर दो थ्योरीज दी गई। पहली, ये वायरस वुहान के वेट मार्केट में जानवरों से होकर इंसानों तक पहुंचा। दूसरी थ्योरी के मुताबिक ये वायरस वुहान की लैब से लीक हुआ या इसे जानबूझकर लीक किया गया। वुहान वेट मार्केट थ्योरी क्या थी? वुहान चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी है। आबादी लगभग 1 करोड़ 11 लाख। शहर के केंद्र में हुनान सी फूड मार्केट था। इस जगह पर मांस के लिए जानवरों की बिक्री होती थी। इस मार्केट में छिपाकर जंगली जानवरों को भी बेचा जाता था। इनमें कई ऐसे जानवर थे जिन्हें आमतौर पर खाने के लिए इस्तेमाल में नहीं लिया जाता है। कई जंगली और संरक्षित प्रजाति की भी जीवों की बिक्री होती थी। वुहान का ये मार्केट जून 2002 में शुरू हुआ था। नवंबर और दिसंबर 2019 के बीच में वुहान की मीट मार्केट से जुड़े लोग अचानक से बीमार पड़ने लगे। सब में एक जैसे लक्षण दिख रहे थे, सर्दी, खांसी और बुखार। जो कोई उनके संपर्क में आता वे भी उसी बीमारी के शिकार हो जाते। जब चीन सरकार इसको काबू करने में डगमगाने लगी तब उसने WHO को इसकी जानकारी दी। जब तक इसका दायरा समझ में आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही वजह रही कि दुनिया समझ पाई उस समय तक कोरोना वायरस अपने पैर पसार चुका था। इसके चलते चीन पर 3 बड़े आरोप लगे। पहला, चीन ने वायरस के बारे में जानकारी देने में देर की। इस आरोप में दम था क्योंकि बाद में जो रिपोर्ट्स आईं उनमें ये सामने आया कि कोरोना के लक्षण वाले केस नवंबर 2019 से ही मौजूद थे, जबकि WHO को इसकी जानकारी दिसंबर 2019 के आखिर में दी गई थी। दूसरा आरोप ये लगा कि चीन सच को छिपा रहा है। उसने वायरस के बारे में आगाह करने वाले एक डॉक्टर ली वेनलियांग को कैद किया। बाद में ली की वायरस से मौत हो गई। इसके अलावा चीन लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सेंसर किया। नंबर 3, कहा गया कि चीन सरकार को वुहान के वेट मार्केट में फैली अराजकता के बारे में पहले से मालूम था। मीडिया रिपोर्ट्स में इसके बारे में पहले भी आगाह किया गया था, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने उस तरफ कोई ध्यान दिया ही नहीं। चीन का पूरा जोर वेट मार्केट वाली थ्योरी पर ही रहा। उसने दावा किया कि शुरुआती केसेस का लिंक किसी वेट मार्केट से है। इसलिए 2002 में सार्स नाम की एक बीमारी फैली। ये बीटा कोरोना वायरस फैमिली से जुड़ा एक संक्रमण है। ये वायरस चमगादड़ों में पाए जाते हैं। पता चला कि चमगादड़ों से जंप करके वायरस सिविट नाम की जीव में पहुंचा। सिविट जंगली जीव है। इसे पकड़कर बिक्री के लिए लाया गया एक वेट मार्केट यानी ऐसा बाजार जहां उपभोग की मंशा से जिंदा जीव ग्राहक के सामने काटे जाते हों। यहाँ वायरस इंसानों के संपर्क में आया और महामारी फैल गई। जब संक्रमण फैलाने वाले वायरस की जांच हुई तो ये भी बीटा कोरोना फैमिली के विषाणु निकले। ऐसे में सबसे तगड़ी आशंका यही बनी कि ये महामारी भी वाइल्ड लाइफ से जंप करके इंसानों तक पहुंची है। हालांकि वेट मार्केट से शुरुआत होने की थ्योरी में एक तगड़ा शुबहा भी था। क्या? बाद के दिनों में हुई जांच से पता चला कि कोविड के बिल्कुल शुरुआती केसेस में से कई का इस वेट मार्केट से कोई संबंध नहीं था। पश्चिमी देशों, विशेष तौर पर अमेरिका ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्होंने कोरोना वायरस को
चाइनीज वायरस का नाम दिया था। ट्रंप इस बात पर अड़े रहे कि ये वायरस चीन की लैब से लीक हुआ। इस आरोप पर चीन ने ट्रंप की आलोचना भी की, कहा कि वैज्ञानिक मसले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। चीन भले ही लैब लीक थ्योरी से टालमटोल कर रहा था, लेकिन बार बार शक की सुई उसकी तरफ मुड़ जाती थी। पूरे विवाद में एक लैब का जिक्र बार बार आ रहा था, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये बायो रिसर्च करने वाली एक प्रयोगशाला है। बायो सेफ्टी में सबसे टॉप मानक है BSL-4। वुहान चीन की पहली BSL-4 प्रयोगशाला है। इसके भीतर खतरनाक संक्रमणों से जुड़े शोध होते हैं। रिसर्च के मकसद से यहाँ विषाणुओं को स्टोर करके भी रखा जाता है। एक दिलचस्प तथ्य और था, इंस्टीट्यूट और वेट मार्केट दोनों एक दूसरे के आसपास ही स्थित हैं। दिसंबर 2019 में जब कोरोना की शुरुआत हुई, उसके 2 महीने बाद इंस्टीट्यूट की एक रिसर्चर शी हंगली ने नेचर पत्रिका में एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने बताया कि ये नया वायरस 2013 में खदान से जमा किए गए वायरस सैंपल से बहुत मिलता है। 2013 में जमा किए गए वायरस का नाम था RATG13। वुहान लैब ने इसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग की थी। इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर कोविड-19 वायरस से बहुत मिलता है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि RATG13 कोविड-19 वायरस का पूर्वज हो सकता है। मई 2021 में जानकारी बाहर आने के बाद खूब हंगामा बरपा। कहा गया कि लैब से वायरस के लीक होने का दावा मजबूत हुआ है। इससे पहले WHO की एक टीम जनवरी 2021 में वुहान के दौरे पर पहुंची थी। उन्हें वुहान इंस्टीट्यूट की लैब का दौरा करना था। ये लैब लीक थ्योरी की जांच करने आए थे। चीन ने पहले उन्हें 2 हफ्तों तक क्वारंटीन में रखा। उसके बाद अपने लोगों की निगरानी में लैब का टूर कराया। फिर WHO ने जो रिपोर्ट दी उसमें लैब लीक वाली थ्योरी को नकार दिया गया। WHO ने कहा कि लैब से वायरस लीक होने की आशंका में दम नहीं है। WHO की टीम में शामिल प्रोफेसर डोमिनिक ड्वायर ने मई 2021 में कहा कि लैब की भूमिका को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। बोले कि एक्सीडेंटल लीकेज की बात सच हो सकती है। फिर 27 मई 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक टारगेट सेट किया। उन्होंने खुफिया एजेंसियों को 90 दिनों के अंदर कोरोना का सोर्स पता करने का आदेश दिया। 3 महीने बाद जब रिपोर्ट पब्लिक की गई, इसमें कोई भी पुख्ता दावा नहीं किया जा सका। हालांकि ये जरूर कहा गया कि लैब लीक थ्योरी को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। ये क्रम आने वाले कई महीनों तक चलता रहा और फिर जुलाई 2022 में 2 रिसर्चेस पब्लिश हुई साइंस मैगजीन में। वैज्ञानिकों ने 2.5 बरस की रिसर्च के बाद 3 बड़ी चीजें बताई। नंबर 1, नोवेल कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट्स नवंबर 2019 से हुनान के वेट मार्केट में बेचे जाने वाले जानवरों में मौजूद थे। यहीं से ये इंसानों तक पहुंचा। नंबर 2, शुरुआती कई केसेस का लिंक सीधे तौर पर वेट मार्केट से नहीं था। सवाल उठा कि मार्केट वाली थ्योरी में झोल है। वैज्ञानिकों ने इसका जवाब भी दिया। उनका कहना था कि शुरुआती दौर में लोगों को वायरस के खतरे के बारे में पता नहीं था, इसी वजह से दूर तक फैला। और नंबर 3, वैज्ञानिकों ने वेट मार्केट में नालों और दूसरी चीज़ों का सैंपल लिया। जिस तरफ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस मिले उस तरफ जंगली रकून्स बेचे जाते थे। रकून एक मांसाहारी जानवर है। कोरोना संक्रमण की शुरुआत में इस जानवर का भी नाम आया था। रिसर्च पब्लिश होने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि अब लैब वाली थ्योरी को बंद कर देना चाहिए। हमने सारी संभावनाओं की स्टडी कर ली है। लैब से कोरोना वायरस निकलने का दावा गलत है। अब फिर से लैब लीक थ्योरी चर्चा में क्यों है? दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट की खुफिया रिपोर्ट के हवाले से इसमें दावा किया गया है कि नेचुरल ओरिजिन की तुलना में लैब लीक थ्योरी में ज़्यादा दम है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि इसे फुल एंड फाइनल नहीं माना जाना चाहिए। लैब लीक थ्योरी पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। पहली, पुराना इतिहास। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया, वुहान इंस्टीट्यूट में संदिग्ध वायरसों पर रिसर्च बरसों से चल रही थी। आशंका ये है कि इसी दौरान किसी रिसर्चर से गलती से वायरस बाहर पहुंच गया। दूसरी वजह चीन की कार्रवाई से जुड़ी थी। वायरस का पता चलते ही चीन ने वेट मार्केट को पूरी तरह बंद कर दिया। वहां रखे गए सभी जानवरों को मार दिया गया और पूरे मार्केट को सैनिटाइज कर दिया गया था। इसके कारण मौके पर मौजूद सभी सबूत नष्ट हो गए। हालिया रिपोर्ट पर अमेरिका ने क्या कहा है ये भी जानते हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन ने कहा है कि हमें अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है, इसलिए दावे से कुछ कहना जल्दबाजी होगी। सलिवन ने CNN को दिए इंटरव्यू में कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने फाइनल रिपोर्ट मंगवाई है। अमेरिका में एनर्जी डिपार्टमेंट के अलावा FBI ही वो एजेंसी है जो लैब लीक थ्योरी में भरोसा करती है। 4 अमेरिकी एजेंसियों ने नेचुरल ओरिजिन वाली थ्योरी पर भरोसा जताया है। इस मसले पर चीन का क्या कहना है? चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि इसे जबरदस्ती राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। बोली, 2021 की WHO की रिपोर्ट सबसे वैज्ञानिक और प्रभावी है। इस मामले से जुड़ी अपडेट्स आपको लंदन टॉप पर मिलती रहेंगी। अब चलते हैं इजराइल, जहां भयंकर दंगा चल रहा है। इजरायली सेटलर्स अरब मुस्लिमों के घरों पर हमला कर रहे हैं। ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में इस दंगे का एक हिस्सा बयां किया है। रिपोर्ट में जातारा गांव के अलकताश की कहानी बताई गई है। ये गांव
इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में पड़ता है। इस गांव में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिक रहते हैं। अक्ताश कुछ दिन पहले ही तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेकर लौटे थे। 26 फरवरी की शाम अचानक उनके गांव में सैकड़ों लोगों की भीड़ घुस आई। इस भीड़ के चेहरे पर हिंसा सवार थी। भीड़ में शामिल लोगों के पास कई तरह के हथियार भी थे। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक उनके साथ साथ चल रहे थे। इन लोगों ने गांव वालों के साथ मारपीट की, घरों में आग लगाई और जो कुछ जहां मिला उसको जलाने की कोशिश की। इसी दौरान किसी ने अक्ताश के पेट में गोली मार दी। वो लहूलुहान जमीन पर तड़पते रहे। इजरायली आर्मी एम्बुलेंस के लिए रास्ता साफ नहीं करवा सकी। उनकी वहीं पर मौत हो गई। ये दंगा सिर्फ जातारा तक ही सीमित नहीं है। हुवारा, बुरिन और असीरा अल किबलिया जैसे गांव में भी हिंसा हो रही है। इसमें अब तक लगभग 400 फिलिस्तीनी घायल हो चुके हैं। हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जा रहा है। 27 फरवरी को फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने वेस्ट बैंक के जेरिको में गोलीबारी की। इसमें एक इजरायली अमेरिकी की मौत हो गई। किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अब सवाल उठता यह है कि दंगा भड़का क्यों? दरअसल 26 फरवरी की दोपहर को वेस्ट बैंक के हुवारा में आतंकी हमला हुआ। इसमें 2 इजरायली नागरिकों की जान चली गई। दोनों रिश्ते में भाई थे। हमलावर गोली मारकर फरार हो गया था। अब तक उसका पता नहीं चल पाया है। इजरायली सेना अज्ञात की तलाश कर रही है, लेकिन भीड़ का आरोप है कि फिलिस्तीनी गांव के किसी व्यक्ति ने ही इन दोनों भाइयों की हत्या की थी। फिर 26 फरवरी 2023 को 4:08 पर पत्रकार योसी यहोशुआ ने एक पोस्टर ट्वीट किया। ये पोस्टर इजरायली सेटलर्स ने रिलीज किया था। इसमें फिलिस्तीनी शहर हुवारा पर एक सामूहिक मार्च की बात लिखी हुई थी। ये मार्च दोनों भाइयों की हत्या का विरोध जताने के लिए किया जा रहा था और पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हम जीतेंगे, हम बदला मांगते हैं, हम वापस लड़ेंगे। ये मार्च शाम 6 बजे होना था। प्रशासन को इस बात की जानकारी थी। लोग शाम को वक्त पर इकट्ठा हुए, मार्च हुआ, लेकिन मार्च की आड़ में कई लोग पास के गांव में घुस गए और वहां दंगा करना उन्होंने शुरू कर दिया। घरों और दुकानों में आग लगाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां मौजूद इजरायली सैनिक इस हिंसा को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। गार्डियन अखबार की जेरूसलम संवाददाता बेथन मैकेरन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, वेस्ट बैंक में हिंसा की घटनाएं हर दिन होती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें लगातार वृद्धि हुई है। तकरीबन 7 लाख लोग इस इलाके में रहते हैं। इनमें से कई लोग इसराइल को यहूदियों के लिए एक ऐतिहासिक ज़मीन के तौर पर वापस पाने का ख्वाब देखते हैं। ये उनके लिए किसी धार्मिक आंदोलन की तरह है। गोलीबारी, चाकू से हमले, फसलों को जलाना, तोड़फोड़ और ज़मीन हड़प लेना, पशुओं की चोरी, ये सब बातें फ़िलिस्तीनियों के लिए आम हो गई हैं। इसके बाद उनके पास इलाका छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। कई मौक़ों पर इजरायली सेना ऐसी हिंसा को रोकने में विफल रही है, तो कई बार वो दंगाइयों के साथ दंगा करती पाई गई है। ये तो हुई दंगे की कहानी, लेकिन इसके बाद नेतन्याहू सरकार की प्रतिक्रिया और हैरान करने वाली है। बेंजलेल डिफेंस मिनिस्ट्री में सिविलियन अफेयर्स का काम देखते हैं। औपचारिक रूप से इजरायली सेटलर्स की जिम्मेदारी उनकी ही है। दंगे के बाद उन्होंने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट में इस दंगे की निंदा तक नहीं की, बल्कि हमले में मारे गए दोनों भाइयों पर अपना दुख जताया। उन्होंने लिखा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, सरकार आतंक का सही जवाब देगी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ देर बाद उन्होंने एक ट्वीट लाइक किया जिसमें हुवारा गांव को मिटाने की बात कही गई थी। एक और मंत्री बेन ग्विर, जो इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस मामले में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बेन ग्विर के पास वेस्ट बैंक समेत पूरे इजराइल की पुलिस का कंट्रोल है। इन 2 मंत्रियों को वेस्ट बैंक में लॉ एंड ऑर्डर सही रखने की जिम्मेदारी मिली हुई थी, लेकिन इतने बड़े दंगे के बाद भी दोनों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की लीडरशिप में नई सरकार बनी है। इस सरकार के गठबंधन में कई कट्टर नेता भी शामिल हैं। पहले से ही अंदेशा जताया जा रहा था कि इस सरकार में फिलिस्तीन में हिंसा बढ़ेगी। नेतन्याहू पर 2 तरफा दबाव पड़ रहा है। एक तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी शांति बरतने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके गठबंधन के सहयोगी बवाल काटे हुए हैं। 27 फरवरी को इजरायली संसद केनेसेट की विशेष बैठक बुलाई गई। इसमें नेतन्याहू बोले, तमाम गुस्से और आवेग के बावजूद अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। हम इस तरह की गतिविधियों को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे जहां सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। घरों पर हमला करना, आम नागरिकों को मारना पीटना, कारों को जलाना, ये सब स्वीकार्य नहीं है। हमारे दुश्मन यही चाहते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सरकार आतंकियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। आतंकियों के लिए मौत की सजा के प्रावधान वाला बिल लाया जा रहा है। इन सबके बीच नेतन्याहू सरकार में शामिल 2 पार्टियों ने केनेसेट के सत्र का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रही है। दोनों पार्टियों के पास कुल मिलाकर 13 सीटें हैं। इनके साथ के बिना सरकार बहुमत खो देगी। वैसे भी इजराइल में पिछले 4 बरस में 5 चुनाव हो चुके हैं। नेतन्याहू ने स्थिरता का वादा किया, लेकिन उनके लिए अपने वादे पर खरे उतरना मुश्किल होता जा रहा है।
इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए यूट्यूब पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।